सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक महात्मा जी की आप बीती बताएगी, जो कि प्यारी सात संगत जी फौजी भाई थे। सात संगत जी, उन महात्मा ने संगत को अपनी एक ऐसी आप बीती सुनाई जिसको प्यारी सात संगत जी सुनकर संगत के रोंगटे खड़े हो गए और सबके संग दंग रह गए। प्यारी सात संगत जी, महात्मा ने बताया कि उनकी ड्यूटी बॉर्डर के इलाके पर कश्मीर साइड में लगी हुई थी और इनकी टुकड़ी में कुल 60 जवान थे। प्यारी सात संगत जी, रोज की तरह अपने कैंप में वहां खाना तैयार किया जा रहा था और शांति का माहौल था। सारे फौजी भाई बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनकी टुकड़ी पर एक बम आ गिरा और उस बम ने सब तहस नहस कर दिया। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि मैं भी उस बम की चपेट में आ गया और उधर से दुश्मनों ने हम पर और ज्यादा हमला करना शुरू कर दिया। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि हमने नीचे इस बारे में रिपोर्ट भेजी तो नीचे से हमारे पास मदद आ गई और उन्होंने जितने भी जख्मी सिपाही थे सबको एक गाड़ी में डाला और वहां से नीचे मिलिट्री अस्पताल में ले आए। बम की चपेट में आने के कारण महात्मा जी भी अपने कैंप से बहुत दूर जाकर गिरे। सात संगत जी, इस वजह से नीचे से आए जवान प्यारी सात संगत जी उनको देख ना सके और बाकी सिपाहियों को लेकर वहां से चले गए और सात संगत जी, वो महात्मा अधमरी हालत में पड़े हुए थे। तभी एक गाड़ी आई और वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। सात संगत जी, उन्होंने बताया कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। उन्होंने मुझे गाड़ी में रखा और नीचे अस्पताल तक छोड़ दिया। मैं तब तक बेहोश हो चुका था और जब मुझे होश आया मैंने वहां सबसे पूछा कि मुझे आप में से कौन लेकर आया है, लेकिन जब वहां उनकी टुकड़ी में जितने भी जख्मी सिपाहियों की लिस्ट उन्होंने चेक की, उसमें उनका नाम ही नहीं था और सब ने यही कहा कि हम में से तो कोई भी आपको यहाँ नहीं लाया। प्यारी सात संगत जी, महात्मा उस समय हैरान हो गए कि मुझे यहाँ तक कौन लेकर आ सकता है। फिर मैंने देखा कि मेरी एक साइड पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया और कुछ ही देर में एक और खबर आई कि दुश्मन आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि इतने समय में ये सब करना पाना बहुत मुश्किल था, तो वहां एक फैसला लिया गया कि जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए और बाकियों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ जाए। उसी समय एक लिस्ट बनाई गई कि किस किस को यहाँ पर छोड़ना है। उस सात संगत जी, उस लिस्ट में महात्मा जी कहने लगे कि मेरा नाम भी आ गया। मुझे बताया गया कि आपको मरने का इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि आपकी जान आसानी से निकल सके। ये सुनकर महात्मा जी घबरा गए और कुछ ही देर में डॉक्टर आए। उन्होंने महात्मा जी को एक इंजेक्शन लगा दिया। सात संगत जी, महात्मा जी उनसे विनती करते रहे कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी थी और रूल के हिसाब से वो मुझे नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और फिर कुछ लोगों ने मुझे वहां से उठाकर पास में बह रहे एक झरने में फेंक दिया। मैं उस समय बाबा जी को याद करने लगा और मैंने देखा कि झरने के पास आकर एक गाड़ी रुकी और देखा कि गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। सरदार जी और बाबा जी सात संगत जी की तरह लग रहे हैं, तो गाड़ी चलाकर सात संगत जी वहां आए और इंजेक्शन की वजह से प्यारी सात संगत जी आंखों में अंधेरा सा भी छाता जा रहा था और तभी वो गाड़ी से बाहर निकले और मुझे अपने हाथों में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से चल पड़े। पिछले सीट पर मैं सब कुछ साफ देख रहा था कि बाबा जी खुद गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उस समय मैं बोलने की हालत में नहीं था। बाबा जी गाड़ी चलाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां पर कि हॉस्पिटल को शिफ्ट किया था।
बाबा जी ने कहा। वहां जाकर गाड़ी रोकी और मुझे हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर वहां से चले गए। फिर कुछ ही मिनटों में दो जवानों की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाया और अंदर हॉस्पिटल में ले आए साथ संगत जी। और वहां उसी समय उन लोगों ने मेरा इलाज शुरू कर दिया और मेरी जान बचा ली। लगभग 3 महीने मैं वहीं उस हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद मैं बैसाखी के सहारे चलने फिरने लायक हो गया। और मैं तब बाबा जी के पास मिलने के लिए गया और मैंने बाबा जी को ये सारी बात बताई। मैंने बताया कि आपने मुझे 2 बार अपनी गाड़ी में डाल मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो पिछले 1 साल से कश्मीर गया ही नहीं हूँ। तू चाहे सत्संग संगत से ही पूछ ले। प्यारी साथ संगत जी, उस दिन मैं बाबा जी के पैरों में गिरकर बहुत रोया। मैंने बाबा जी से एक विनती की। मैंने कहा कि हे सच्चे पातशाह, अपाहिज होने के कारण मुझे फौज से निकाल दिया गया है और मेरे पास अब घर चलाने के लिए कोई काम धंधा भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तुझे विश्वास है और तूने सब कुछ अपनी आंखों से भी देखा है कि सतगुरु ने तेरी वहां पर फौज में संभाल की है, तो आगे भी जरूर निरंकार तेरी संभाल करेगा। साथ संगत जी कहने लगे कि तू क्यों चिंता करता है। फिर बाबा जी ने मुझे एक कश्मीर कमिश्नर साहब से मिलने की बात कही और कहा कि ये सारी बात तो उन्हें बता देना। साथ संगत जी, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर साथ संगत जी आगे फौजी ने बताया कि वो 2 दिन है और आज का दिन है। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। घर का गुजर बसर भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। अगर उस दिन बाबा जी मेरी संभाल ना करने आते, मेरी रक्षा ना करते, आज मेरा परिवार रुल गया होता। साथ संगत जी कहते कहते वो फौजी भाई की आंखें भर आई। जिसको साथ संगत जी विश्वास होता है कि मुसीबत में सतगुरु उसकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करने जरूर आते हैं, तो प्यारी साथ संगत जी सतगुरु को आना ही पड़ जाता है। क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु को पता होता है कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं और मुझे इसकी मदद करने जाना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत जी, लेकिन जब हम डोलने लग जाते हैं तो सतगुरु भी अपना हाथ हटा लेते हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी सब्र रखना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, हमें यही शिक्षा इनसे मिलती है कि हमें किस तरह सतगुरु बाबा जी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। साथ संगत जी, कमियां हमारी होती हैं कि हम डावाडोल हो जाते हैं, हम डोल जाते हैं। उनका प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग नहीं कर पाते। साथ संगत जी, हम औरों के ख्यालों में आ जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, दासी बोलते समय बहुत सारा गलत बोल जाती है। अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।